दोस्तों, हमने इस साइंस की टेस्ट सीरीज में 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अपने वादे के मुताबिक, अपने संकल्प के मुताबिक हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आप चाहो तो इस 700 क्वेश्चन की जो पिछले क्वेश्चन है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और देखना ही आपको चाहिए अगर आप एग्ज़ाम की सीरीज तौर पर तैयारी करते हो। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, पीएससी का हो, जो मैंने कई बार प्रीलिम्स दिए हैं, स्टेट पीसीएस का हो जिसमें मैंने कई स्टेटों के प्रीलिम्स दिए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो या हरियाणा सिविल सर्विस हो। उसमें बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण अंश होता है एग्जाम में। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एनोसीमिया किसको कहते हैं? एनोसीमिया किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वाद संवेदना की कमी को, जिसमें किसी को टेस्ट ना आता हो। ऑप्शन बी है सूंघने की क्षमता की कमी को। ऑप्शन सी है छूने की क्षमता की कमी को। ऑप्शन डी है ऊष्मा को महसूस ना कर पाने की अक्षमता को। आपको याद रखना है, एनोसीमिया सूंघने की क्षमता में कमी हो जाती है। एनोसीमिया में क्या होता है? व्यक्ति की सूंघने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? शरीर में कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें थ्रोम्बिन संबंधित होता है? उत्सर्जन से, रक्त जमाव से, प्रजनन से और वृद्धि से। लगभग सभी दोस्तों को पता होगा कि थ्रोम्बिन से रक्त जमाव की क्रिया पूर्ण होती है और इसमें प्लेटलेट्स जो रक्त कणिका होती हैं वो कार्य करती हैं। और हमारे शरीर में लगभग ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, और जहाँ पर प्लाज्मा होता है ये क्या होता है? प्लाज्मा। और 45% जो होता है वो रक्त कणिका होती है। 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं उसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसी तरह से आप प्लाज्मा देख सकते हैं। प्लाज्मा कुल ब्लड का 55% होता है, और उस प्लाज्मा में लगभग 90% क्या होता है? जल होता है, और 10% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन आदि तत्व होते हैं। तो आपको पता चला थ्रोम्बिन किस काम आता है? थ्रोम्बिन रक्त के जमाने के काम आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है, जिस प्रकार हमने कई तरीके पढ़े हैं। विडाल टेस्ट पढ़ा है, एलिसा टेस्ट पढ़ा है, ट्रेडडिल पढ़े हैं, जिसमें विडाल टेस्ट टाइफाइड से रिलेटेड है, एलिसा टेस्ट एड्स से रिलेटेड है, ट्रेडडिल टेस्ट वो गुर्दे से रिलेटेड है। उसी प्रकार एमनियोसेंटोसिस 21 का तरीका है भ्रूण के लिंग की जांच का, अमीनो एसिड के प्रकार को बताता है, या प्रोटीन में अमीनो के अनुक्रम को बताता है, या हार्मोन के प्रकार को बताता है। आपको पता है एमनियोसेंटोसिस द्वारा लिंग जांच किया जाता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लिंग का पता लगाया जाता है, जो कि वर्तमान में गैर कानूनी अपराध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 704 बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए। बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? डेंगू को पहचानने के लिए, मलेरिया को पहचानने के लिए, ओसियोपोरोसिस को पहचानने के लिए, और एड्स को पहचानने के लिए। बीएमडी की फुल फॉर्म है बोन मैरो डेंसिटी। इसको हम ओस्टियोपोरोसिस को पहचानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जवर क्या है? जवर त्वचा की सूजन है, ब्लड प्लेट्स की सूजन है, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उसकी सूजन है, या हमारे अंदर पीड़ा होती है, या रक्त कणिकाओं की सूजन है। आपको याद रखना है जो बुखार होता है उसमें क्या होता है? जो रक्त कणिकाएं होती है
उसके ऊपर सोजिश आ जाती है, इसको हम इन्फ्लेशन ऑफ ब्लड सेल भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी केंद्रक और डी संपूर्ण कोशिका। हमने कम से कम हजार बार पढ़ लिया कि जैव कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जिसमें 1 मोल ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी के अणु बनते हैं। और ये फैक्ट एक बार एग्जाम में पूछ भी लिया कि कितने एटीपी के अणु बनते हैं, तो आपको याद रखना है 38। स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, और यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। अगर हम देखें आगे, जैव कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? जो जैव कोशिका होती है, ए कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया। हमने इसको भी अनेकों बार पढ़ लिया कि कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप में पाई जाती है, तो ये जैव कोशिका में अनुपस्थित होती है, लेकिन केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाया जाता है। जैव कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, और जो पादप होते हैं उनमें जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक ऊतक, जो इसको हम कहते हैं प्लास्टिक नहीं, प्रत्यास्थ ऊतक, जो हड्डियों को पकड़े रहते हैं उसको क्या कहते हैं? जो प्रत्यास्थ ऊतक होते हैं, हड्डियों को जोड़े रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? ए स्नायु, बी तंतुमय ऊतक, सी हम कह सकते हैं फाइब्रिन। क्या कह सकते हैं? फाइब्रिन। और डी हमारा है मांसपेशीय ऊतक। जो प्रत्यास्थ ऊतक हैं, हड्डियों को जोड़े रखते हैं, उनको हम स्नायु कह सकते हैं। स्नायु मतलब लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं? जो हड्डी, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़े रखता है, उसको लिगामेंट कहते हैं। अगर एक मांसपेशिया है और एक हड्डी है, उसको क्या कहते हैं? उसको टंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टंडन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि धूम्रपान से क्या होता है? रक्त में सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और रक्त में CO और CO2 के तत्व बढ़ जाते हैं। रक्त में केवल CO के तत्व बढ़ जाते हैं। आपको याद रखना है, जब अधिक धूम्रपान करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन के तत्व कम हो जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी। इससे O2 की मात्रा कम हो जाती है और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 710, जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती है। जो जीव जल में रहते हैं उनमें श्वसन की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसका क्या कारण हो सकता है? जल वायु की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन की मात्रा का घुला होना। क्या कारण है? जल में वायु की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का घुला होना। बी ऑप्शन हमारा, वायु में जल की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन की मात्रा का घुला होना। सी ऑप्शन हमारा, जलचरों में गलफड़ों की उपस्थिति। डी ऑप्शन हमारा, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होना। हमको पता है कि जल में वायु ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए अधिक ऑक्सीजन की मात्रा को प्राप्त करने के लिए उनकी जो श्वसन की प्रक्रिया है वो तेज होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? हमने पहले ही पढ़ा है। इसका राइट आंसर अगर आपको याद तो यकृत। यकृत ऐसा एक अंग है जो शरीर में वसा को तोड़कर
कोलेस्ट्रॉल को उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा यकृत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कच्चे नारियल से प्राप्त पानी क्या है? जो हम कच्चा नारियल पानी पीते हैं वो क्या होता है? ए घूर्ण, बी बहुल केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रीय घूर्णपोष, सी कोशिका घूर्णपोष, डी अपोषक द्रव्य। आपको याद रखना है जो कच्चे नारियल में जो पानी होता है वह बहुकेंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रकीय घूर्णकोश होता है, घूर्णकोश होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक हैं जिनमें आवश्यक मात्रा में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं और विद्युत अपघटक होते हैं। जो प्रोबायोटिक दिए जाते हैं उनमें विटामिन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सूची दी हुई है। एक साइड में हार्मोन दिए हुए हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन। तो इसमें पूछा है कि कौन सा हार्मोन किस अंग से संबंधित है। पहली बात तो हमने पता है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो किससे संबंधित है? थायराइड से संबंधित है। दूसरा हमको पता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो किससे संबंधित है? अग्नाशय से संबंधित है। अब ये भी पता हमको कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिला में आता है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। तो गर्भाशय संबंधी कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों का हार्मोन होता है और ये पुरुषों से संबंधित होता है। और ये जो अंडाशय होता है, अंडाणु के नाम टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं? टेस्टिट, उसमें ये उससे संबंधित होता है क्योंकि अंडाशय तो महिलाओं में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 715वां, निम्नलिखित रसायनों में किसका फल को पकाने हेतु प्रयोग किया जाता है? इथेनॉल, मीथेन, एट्राजीन, आइसोप्रोटीन। ऑप्शन इसका ए है, फल पकाने के लिए इथालीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इथालीन का, एथिलीन कह सकते हैं इसको, एथिलीन, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ वृक्षों द्वारा, कुछ कवकों द्वारा, फफूंद द्वारा और बैक्टीरिया द्वारा। आपको याद रखना है कुछ फफूंद ऐसे हैं जो सूर्य के अदृश्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा है एक क्षेत्र के परोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जीनोम, अनुक्रम, पोषण सत्र और चरम अवस्था। एक क्षेत्र के परोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? अनुक्रम कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 718, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? ए ऑप्शन जीवीय घटकों से जिसको बायोटिक फैक्टर भी कहते हैं,
बी होता है भू आकृति घटकों से, जिसे हम फिजियोग्राफी कहते हैं। सी होता है हमारा जैव घटकों से। डी हमारा उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना, जो पर्यावरण है उसमें जैव घटक भी होते हैं, अजैव घटक भी होते हैं, और जो प्राकृतिक घटक वो भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसे जाता है? फ्लोएम टिश्यू द्वारा, पैरेन्काइमा टिश्यू द्वारा, मेरिस्टेम द्वारा, और जाइलम टिश्यू द्वारा। हमने पहले भी पढ़ा है, जो जल और खनिज जाते हैं जाइलम मूत्र द्वारा, और तैयार भोजन जाता है फ्लोएम द्वारा। इसका ट्रिक याद रख सकते हैं, जाइलम से बनता है जल, जाइलम से क्या बनता है? जल। तो जल किससे जाएगा? जाइलम से। फ्लोएम का अर्थ है फल, फ्लोएम क्या होता है? फल। फल क्या होता है? खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ किससे जाएगा? फ्लोएम उत्तक से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, शाखा, पत्ते, जड़। आप याद रखने हैं, पौधे का कौन सा भाग फूल बनता है? पौधे की पत्तियां ही फूल बनती है। तो राइट आंसर क्या आएगा? पत्तियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। और फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। अभी हमने पहली वीडियो में कवर किए हैं ये सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रणाली की स्वपोषी क्रिया सहज प्रणाली का परिवर्धन है। जो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है वो सहज प्रणाली का परिवर्धन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पर, लैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर, उपयुक्त में से सभी। आपको याद रखना है, जो मेंडल का जो नियम है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें सप्रम और ओवम भाग नहीं लेता, जनन की क्रिया बॉडी के किसी पार्ट द्वारा होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जिस प्रकार अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन होता है। और जिस जनन में मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, मेल का सप्रम और फीमेल का ओवम पार्टिसिपेट करता है, वो लैंगिक जनन होता है। जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग, स्तनपायी कोई भी जानवर, उसमें लैंगिक जनन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कल मिलता है? सॉरी, हमारा एक क्वेश्चन रह गया पहले। हमारा एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं कहाँ रहेगा, वो टाइप किया था। हमारा एक क्वेश्चन है, चलो मैं बोल कर बता देता हूँ आपको। जो भ्रूण होता है वो किस में पाया जाता है? भ्रूण होता है वो किस में पाया जाता है? हमारा 223वां क्वेश्चन था। वो जो भ्रूण होता है, भ्रूण ये किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? ध्यान से सुने। ए ऑप्शन है फूल में,
बी ऑप्शन है पत्तियों में, सी ऑप्शन है बीज में, और डी ऑप्शन है कली में। आपको याद रखना है जो भ्रूण होता है वो बीज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बीज में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दोमट मिट्टी है, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू कण, पानसु कण, चिकना कण और सभी प्रकार के कण मिलते हैं। आपको याद रखना है जो दोमट मिट्टी में सभी प्रकार के कण मिलते हैं, जब बालू कण भी आ जाएगा, पानसु कण भी आ जाएगा, चिकना कण भी आ जाएगा, सभी कण दोमट मिट्टी में मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में, पानसु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में और लोम मिट्टी में। आपको याद रखना है पौधे को बालू मिट्टी में सबसे ज्यादा जल प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में, पानसु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में और लोम मिट्टी में। आपको याद रखना जो केशिकाएं हैं वो चिकनी मिट्टी में अधिक प्रभावशाली होती है, और सबसे ज्यादा जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? बालू मिट्टी से प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पर ऑक्सीमियम में। मुझे इसका आंसर आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, और वो भी प्रकाश क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? वो क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है, या हम कह सकते हैं पौधे का जिस भाग में हरा रंग होता है वहां पर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। इंसुलिन में कौन सी तत्व पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ये हमने 723 में क्वेश्चन पहले किया था। भ्रूण इसमें मिलता है, बीज में मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 728वां, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? ए जीन के सम्मिश्रण से, बी क्रोमोसोम में बदलाव से, सी जीन के मिश्रण से और डी सभी। आपको याद रखना जो जीन में परिवर्तन होता है वो कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? 4 परितंत्र दो से, पर्वत, महासागर, वन और रेगिस्तान। इनमें सबसे स्थिर परितंत्र है महासागर। कौन सा है? महासागर, जो सदियों से चलता आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 730वां, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां हैं? 206, 230, 280 और 300। आपको याद रखना जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 300 हड्डियां होती है, और जो ऐसे मनुष्य होते हैं उसमें 206 या 208 हड्डियां होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? अंधेरे में, प्रकाश में, उष्णता में और खनिज में। आपको पता है कि पौधे भोजन सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। तो राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आलू किसका संशोधित रूप है? जड़, पत्ती, तना, फूल। हमने पहले भी जिक्र किया है, आलू हो गया, अरबी हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सभी तने के रूप हैं। दोबारा सुन लें, आलू, हल्दी, ओल, अरबी, प्याज और लहसुन, ये क्या है? तने के रूप है।
क्योंकि इसमें अगर आलू पूछा है तो अगले क्वेश्चन में प्याज भी पूछ सकता है। प्याज कौन सा रूप है? तने का। लहसुन किसका रूप है? तने का। वहीं मूली, गाजर, चुकंदर, शलगम और शकरकंद ये क्या है? जड़ के भाग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? एंडोसाइटस एंडोसाइटोसिस, जीव द्रव्य संकुचन, एक्सोटोसिस और एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। अमीबा जो आहार है वो जिस द्रव्य संकुचन द्वारा प्राप्त करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय किसे स्रावित करता है? ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है पाचन सार, सी ऑप्शन है पीतसार और डी ऑप्शन है लार। हमने पहले भी जिक्र किया है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो पीतरस है, पीतरस का निर्माण यकृत में होता है और संग्रह कहाँ पे होता है? जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। और मनुष्य में मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे लार का स्त्रावण होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कपास से, लहसुन से, अंगूर से और प्याज से। आपको याद रखना जो गुलाबी क्रांति है वो किससे है? प्याज से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 736वां, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना क्या कारण है इसका? लोहे की कमी, जिंक की कमी, नाइट्रोजन की कमी, मैग्नीज की कमी। तो जिंक की कमी के कारण जो मक्का है उसकी पत्तियों का रंग सफेद हो जाता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी, जिंक की कमी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम 737 भी कह सकते, इसको हम क्या कह सकते हैं? 737। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है अभिजनक बीज, प्रमाणित बीज, आधारीय बीज और संकर ब्रीड बीज। तो जो बीज एक ही बार बो सकते हैं, अगली बार नया बीज लेना पड़ता है, उसको कहते हैं संकर बीज। क्या कहते हैं? संकर बीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आप देख सकते हैं, एक जवरनाशी है जो बुखार को उतारता है, जिसका पैरासीटामोल, ये सही है। नेक्स्ट हमारा प्रतिफेन कारक कौन है? इसमें दे रखा है पॉलीएमाइड्स और सिलिकॉन्स। और डी दे रखा है अस्थि अक्षयरोधी विटामिन डी। ये तीनों ठीक है, लेकिन एस्प्रिन क्या है? कि दर्द निवारक दवा है जिसको इसने पूर्ति रोधी कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर नाप, प्रकाश संश्लेषण क्वेश्चन हमारा क्या है? एक औजार दिया हुआ है, इसने ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? प्रकाश की संश्लेषण की दर मापने में, वृद्धि दर मापने में, रसाकर्षण की दर मापने में, ऊर्जा ह्रास में। आपको याद रखना है ऑक्सोनोमीटर की को किसको मापते हैं? वृद्धि दर को मापता है। राइट आंसर क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी। और इसका आविष्कार किया था जेसी बोस ने। किसने किया था? जेसी बोस ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है? बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? मटर में, कपास में, पोस्ते में, किसमें पाई जाती है? कपास में। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? कपास में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कपास में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 741वां, लिटमस अम्ल अक्षार सूचक प्राप्त होता है
जो लिटमस अम्ल अक्षार सूचक है वो किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से, इनमें से किसी से नहीं। तो राइट आंसर हमारा लाइकेन, लिटमस, लाइकेन से ही हमें लिटमस पत्थर प्राप्त होता है। लिटमस पत्थर का प्रयोग करते हैं हम अम्ल और अक्षारीयता को मापने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कपास, क्वाय, सनई, सेमल। तो सण, जो सण है नी वो पादप रेशे के तने से प्राप्त होता है। सण की घास होती है वो पौधे के तने से प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात जो मनुष्य का शुक्राणु होता है अपनी निषेचन अक्षमता सुरक्षित रखता है 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए और 1 से 2 दिन के लिए। इसका राइट आंसर है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मनुष्य शुक्राणु अपनी निषेचन अक्षमता सुरक्षित रखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? बैक्टीरियल रोग है। हाथी पांव, अक्षमा, दाद और थ्रैश। आपको याद रखना है जो अक्षमा है यानी टीबी है वो क्या है? बैक्टीरियल रोग है। और जो हाथी पांव है ये फफूंद रोग है। कैसा रोग है? फफूंद। दाद कैसा है? कवक। दाद कैसा है? कवक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। जो मानव कलाई है उसमें नाड़ी गति करती है, हृदय से तेज गति करती है, हृदय से मंद गति करती है, उसी दर पर गति करती है जिस दर पर हृदय गति करता है, हृदय से स्वतंत्र होता है, हृदय से स्वतंत्र होती है। आपको ध्यान रखना है मानव की कलाई की नाड़ी दर है वो हृदय की दर के बराबर है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? कौन एक कीट नहीं है? खटमल, मच्छर, खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी, मकड़ी। आपको याद रखना मकड़ी एक कीट नहीं है। कीट की पहचान क्या होती है? जिसमें 3 जोड़ी या 6 पांव होते हैं। खटमल में भी 6 पांव होते हैं, मच्छर में भी और घरेलू मक्खी में भी 6 पांव होते हैं, लेकिन मकड़ी में 6 पांव नहीं होते, इसलिए इसको कीट की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होते हैं? अगर मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेंडुला में और ऑप्टिक लोब में। आपको याद रखना है जो प्यास और तृप्ति का जो केंद्र है वो कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में स्थित है। अगर हम देखें हाइपोथैलेमस होता है वो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा, गुस्सा आदि पर नियंत्रण करता है। और जो मेंडुला ऑब्लिंगेटा है वो अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है, जो अनैच्छिक पेशियों का कार्य है। और जो मध्य मस्तिष्क में क्या 4 ऑप्टिक लोब होते हैं जो दृष्टि नियंत्रण पर कार्य करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्रेम, घृणा और गुस्सा आदि पर नियंत्रण रखता है। और जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 748वां, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? ये पहले भी आ चुका है, इसका राइट आंसर है गोरिल्ला। क्या है? गोरिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? एक कपी से, बंदर से, मानव से और चूहे से। तो आपको याद रखना है जो RH फैक्टर है बंदर में पाया गया। किसने खोजा? लैस्टिनर और विनर ने।
रिसस मंकी में ये एक एंटीजन होता है जिसमें RH पाया जाता है वो RH पॉजिटिव होता है, जिसमें RH नहीं पाया जाता वो RH नेगेटिव होता है। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हो। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह तना नहीं है? निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ने का, अदरक का, शकरकंद का, आलू का। हमको पता है कि शकरकंद एक जड़ होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? शकरकंद। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप एक बटन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब करें, इसमें आपको कोई चार्जिंग नहीं लगेगा। और मैं जो अपना अनुभव है यूपीएससी मेंस लिखने का वो भी आगे साझा करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।